नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का 6वां लेक्चर है और 5 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। फर्स्ट में वैज्ञानिक विधि है, सेकंड में शोध अभिकल्पना है और थर्ड में शोध समस्या, फोर्थ उपकल्पना और 5वां में साक्षात्कार। और ये 6वां लेक्चर है, इसमें अनुसूची शेड्यूल क्या होता है, इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। जब हम रिसर्च करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो हम इसका प्रयोग किस तरीके से करते हैं, इन पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। सामाजिक शोध के क्षेत्र में तत्व संकलन के लिए हम जिन प्रविधियों का प्रयोग करते हैं उनमें अनुसूची भी एक प्रमुख है। तत्व संकलन करने की 2 विधियाँ पाई जाती हैं। पहला प्राथमिक स्रोत कहलाता है और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत घटनाओं को स्वयं देखकर या सुनकर या संबंधित व्यक्तियों से मिलकर तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है। इसमें डेटा, प्राथमिक डेटा में स्वयं घटना स्थल पर जाना होता है रिसर्च स्कॉलर को, तो वो डेटा प्राथमिक डेटा कहलाता है। और द्वितीयक डेटा के अंतर्गत शोधकर्ता अध्ययन विषय से संबंधित लिखित प्रश्नों, प्रलेखों आदि तथ्यों का एकत्र करता है। जो लिखे हैं ऑलरेडी, पत्र पत्रिकाएँ हैं, तो उनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो द्वितीयक डेटा कहलाता है। अनुसूची की परिभाषा। सामाजिक शोध के क्षेत्र में तत्व संकलन करने के लिए हम जिन यंत्रों का प्रयोग करते हैं, यानी जिन टूल्सों का हम प्रयोग करते हैं, उनमें से अनुसूची भी एक प्रमुख है। अनुसूची के संबंध में समाज वैज्ञानिकों के बारे में विभिन्नता पाई जाती है, मतलब अलग अलग मत पाए जाते हैं। मुख्यतः 2 तरह के विचार अनुसूची के संबंध में पाए जाते हैं। फर्स्ट, अनुसूची एक सामान्य प्रविधि है एवं यह शोध की एक विशेष प्रविधि नहीं बन सकती। इस अवधारणा के समर्थक हैं पी.वी. यंग ने कहा है कि अनुसूची प्रश्नों की वह सूची है जिसका प्रयोग साक्षात्कार के दौरान सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। जब इंटरव्यू के दौरान समस्याओं के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। इस तरह पता चलता है कि अनुसूची की अवधारणा के संबंध में विवाद बना हुआ है, डिबेट चलता ही रहता है। इसलिए विभिन्न समाजशास्त्री वैज्ञानिकों ने इसे अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। पी.वी. यंग है, परिभाषा है। फर्स्ट ने कहा है कि अनुसूची को परिभाषित करते हुए साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, पी.वी. यंग की, बार बार पूछी जाती है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, नेट में भी कई बार आ चुकी है। कौन सी बुक है? साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखा है कि अनुसूची औपचारिक तथा मानक शोधों में प्रयोग किए जाने वाली एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रमुख उद्देश्य बहुस्तरीय गणनात्मक तत्व संकलन करने में सहायता प्रदान करता है। और सेकंड परिभाषा है गुड्डे एवं हर्ट ने मेथड इन सोशल रिसर्च, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, में लिखा है अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो शोधकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति में प्रश्नों को उत्तर पूछता है, प्रश्न पूछता है, यानी क्वेश्चन करता है। थर्ड परिभाषा है बोगार्ट्स ने इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल रिसर्च में लिखा है कि अनुसूची उन तथ्यों को संकलन करने की औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है जो विषय से संबंधित हों। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अनुसूची एक प्रकार की सामग्री संग्रह हेतु बनाई गई प्रश्नों की सूची है। सामग्री, डेटा कलेक्ट करने की एक प्रमुख सूची है, प्रश्नों की सूची होती है, ठीक है, जिसके द्वारा स्वयं अध्ययन करता है रिसर्च स्कॉलर, स्वयं अपने क्षेत्र में सूचनादाताओं के आमने सामने के संपर्क द्वारा प्राप्त होती है। इसमें सूचना स्वयं शोधकर्ता जाता है सूचना डेटा इकट्ठा करने के लिए। इस तरह यह कहा जा सकता है कि अनुसूची सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष पूछे जाने वाले जिन प्रश्नों की एक व्यवस्थित एवं वर्गीकृत सूची है जिसका उपयोग सूचना को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, डेटा को इकट्ठा करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अर्थात अनुसूची एक प्रपत्र होता है। इसमें शोधकर्ता स्वयं उत्तरदाता के पास जाता है और उनसे अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर पूछ कर स्वयं लिखता है। इसमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अनुसूची और प्रश्नावली में, अनुसूची में हर एक व्यक्ति से हम प्रश्न पूछ सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, समस्या से रिलेटेड कि क्या समस्या है हमारी, और उस समस्या से रिलेटेड हम अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन प्रश्नावली में ऐसा नहीं होता है। प्रश्नावली में तो फर्स्ट टाइम कि उसको डाक द्वारा भेजा जाता है, ठीक है, और
उन्हीं व्यक्तियों से प्रश्न पूछे जाते हैं जो पढ़े लिखे हो, जो बता सकें। इसमें अनुसूची में ऐसा नहीं होता है। उसमें होता है क्योंकि उसमें जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है उसी के पास आप डाक द्वारा भेजते हैं। इसमें डाक द्वारा नहीं भेजा जाता है। इसमें स्वयं शोध करता जाता है, अपनी समस्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है लोगों से। एक उत्तम या अच्छी अनुसूची की विशेषता क्या होती है? अनुसूची प्रश्नों के उत्तर के रूप में प्राप्त सूचनाओं को एकत्रित करने का एक साधन है। एक अच्छी है उत्तम सूची अनुसूची की मुख्य विशेषता, दो विशेषताएं हैं इसकी। फर्स्ट है सही संवेदनवाहक और सेकंड है सही प्रत्युत्तर। तो फर्स्ट देखते हैं सही संवेदनवाहक। एक उत्तर या अच्छी अनुसूची की पहली विशेषता यह है कि इसमें प्रश्नों को इस तरह से लगाया जाता है ताकि उन प्रश्नों के संबंध में किसी भी उत्तरदाता के मन में कोई गलत धारणा न पनपे। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि उत्तरदाता को अपने मन में गलत धारणा न बना ले, अर्थात उसे शोधकर्ता जो कुछ प्रश्न पूछता है या आप रिसर्च करेंगे जब आप जाएंगे तो आप ऐसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि उत्तरदाता उसे उसी रूप में समझाता है। यानी कि जिस तरीके से आप प्रश्न पूछते हैं तो जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो जो बताता है व्यक्ति, जो दूसरे व्यक्ति से आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो वह उसी रूप में प्रश्न बताएगा, क्वेश्चन का आंसर उसी रूप में देगा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रश्न ऐसे हों अनुसूची में जो उत्तरदाता स्वयं बता सके, जिसको कोई झिझक ना हो, कोई हेजिटेशन ना हो, आराम से अपने उत्तर दे सके। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेकंड है सही प्रत्युत्तर। एक उत्तम अनुसूची की दूसरी विशेषता सही प्रत्युत्तर को प्राप्त करना होता है, अर्थात एक उत्तम या अच्छी अनुसूची की पहचान तभी कायम होती है जब उस अनुसूची के आधार पर सूचनादाता सही उत्तर देता है। मतलब डेटा जैसे जो हमने पूछा है उसका हमें सटीक आंसर मिल जाए, जो शोधकर्ता के लिए उपयोगी तथा आवश्यक होता है। आपके लिए यह बहुत उपयोगी भी होगा और आवश्यक भी है जो रिसर्च करेंगे। एक अच्छी उत्तम अनुसूची के निम्नलिखित गुण होने के कौन कौन से गुण होते हैं एक अच्छी अनुसूची में, देखते हैं। फर्स्ट है अनुसूची का आकार एवं रूप आकर्षक होना चाहिए। इसका आकार और रूप आकर्षक होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति इसको आकर्षण हो सके। अनुसूची में प्रश्न सदैव सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न ऐसे सरल स्पष्ट होने चाहिए, ज़्यादा व्यक्तिगत मामले में भी प्रश्न नहीं होने चाहिए, क्योंकि उत्तरदाता कभी नहीं देता है प्रश्न तो क्या कर लोगे आप। अनुसूची में ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि वह समझ में आ सके। भाषा इस ढंग की होनी चाहिए कि ताकि उससे एक ही अर्थ निकले। भाषा का प्रयोग हम इस तरीके से करें कि उसका अर्थ एक ही निकले, समान अर्थ निकले, अलग अलग ना निकले। एक क्वेश्चन का अलग अर्थ निकल रहा है और दूसरे का अलग निकल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सीक्वेंस होता है लगाने का प्रश्न का। और फोर्थ है अनुसूची में प्रश्न किस प्रकार के होने चाहिए जिसकी उत्तर देने में उत्तरदाताओं को कोई संकोच न हो। प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि डेटा कलेक्ट करने में हमें कोई भी परेशानी ना हो ज़्यादा। और पाँचवें है अनुसूची में ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिसका उत्तर देने में उत्तरदाता सुख और अनुभूति करता हो। मतलब एक अच्छा फील करे कि हाँ हमने एक प्रश्न के उत्तर दिए हैं किसी को, तो वो भी एक मोटिवेशनल होता है अपने आप में शोधकर्ता के लिए कि वह खुद मोटिवेट रहे और सूचनादाता डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हम उनको भी मोटिवेट करें। अनुसूची के उद्देश्य। अनुसूची तथ्य संकलन करने की ऐसी विधि है जो अध्ययन विषय की वास्तविकता को प्रकट कर परिकल्पनाओं की जांच करने में सहायता प्रदान करती है। फर्स्ट, अनुसूची का उद्देश्य अध्ययन एवं निरीक्षण को अधिकाधिक प्रमाणिक एवं वास्तविक बनाया जाता है। दूसरी विशेषता, अनुसूची का उद्देश्य विषय से संबंधित प्रश्नों का क्रमबद्ध उत्तर प्राप्त करना होता है। अनुसूची अपनी स्मरण शक्ति का आवश्यक रूप से भरोसा करने को जोखिम से शोधकर्ता को बचाता है। मतलब भरोसा करने से जोखिम के लिए शोधकर्ता को, रिसर्च स्कॉलर को बचाता है। ऐसा संभव है कि अगर शोधकर्ता बिना अनुसूची का सहारा लिए साक्षात्कार करे तो वह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना बिल्कुल भूल जा सकता है। साक्षात्कारकर्ता द्वारा कही हुई बातों का ध्यान रखना भी चाहिए। मतलब हम प्रश्नों को जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमें प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं तो हम उनको नोट कर लेते हैं। और तीसरी विशेषता है अनुसूची नियोजन एवं व्यवस्थित प्रश्नों की एक ऐसी सूची होती है
इसलिए शोध की प्रक्रिया में अध्ययनकर्ता का संपूर्ण ध्यान अनुसूची पर ही केंद्रित रहता है। जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ अनुसूची के प्रश्नों पर ही रहता है। फोर्थ है, अनुसूची में सभी प्रश्न सोच समझकर व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं एवं शोधकर्ता स्वयं ही तथ्य का संकलन भी करता है। जो डेटा है वह स्वयं शोधकर्ता करता है, इसलिए जो भी सूचना प्राप्त होती हैं उनमें एक व्यवस्थित एवं क्रमबद्धता होती है। इससे आगे चलकर विश्लेषण में कोई कठिनाई ना आए, मतलब बताने में कोई कठिनाई ना आए। और पांचवी विशेषता है इसमें अवलोकन के गुणों का भी समावेश होता है। अवलोकन के गुणों का भी समावेशन होता है। इसमें अध्ययनकर्ता जो कुछ आंखों से देखता है, जब आप रिसर्च करेंगे तो आप जो कुछ फैक्ट हैं, जो कुछ सोसाइटी में चल रहा है, आंखों से देखेंगे या अनुभव करते हैं, उसे वह अनुसूची में उसके बनाए अनुसार लिखते हैं। उन्हीं के बनाए अनुसार आप लिखते हैं। तो उपरोक्त परिभाषाओं से विवरणों से पता चलता है कि अनुसूची के अंतर्गत अनेक उद्देश्य हैं। अनुसूची के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर गोपाल ने लिखा है, ये डॉक्टर हैं गोपाल ने लिखा है कि अनुसूची का मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्रोतों से प्रत्यक्ष रूप से निश्चित तौर पर परिणामात्मक और वस्तुनिष्ठ सामग्री को प्राप्त करना होता है। वास्तविकता यह है कि अनुसूची द्वारा जहां एक और अधिक प्रामाणिक एवं वस्तुनिष्ठ सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, वहीं दूसरी ओर की इस सही सजगता से अपूर्ण सूचनाओं के दोष को भी दूर करने में सूचना का सत्यापन करना भी संभव होता है। कभी कभी दोषपूर्ण प्रश्न भी आ जाते हैं शोधकर्ता के लिए। अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया, किस प्रकार से हम अनुसूची का निर्माण करते हैं। अनुसूचित प्रश्नों की एक ऐसी सूची होती है, इसका निर्माण सोच समझकर सावधानीपूर्वक किया जाता है। जब आप अनुसूची बनाते हैं, क्वेश्चन उसमें लिखते हैं, तो उसका एक क्रम होता है बनाने का। सोच समझकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हम किन किन प्रश्नों का उत्तर लेने जा रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न हमारी प्रश्न अनुसूची में होने चाहिए। इसका निर्माण करना कोई सरल कार्य नहीं है। अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया में विभिन्न स्तर होते हैं, मतलब कई स्तर होते हैं जब इसका निर्माण करते हैं, एवं प्रत्येक स्तर में कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इसका निर्माण इस प्रकार से होता है। जैसे पहला है, अनुसूची निर्माण के पहले चरण में इसके निर्माण से संबंधित विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। जब हम इसका निर्माण करते हैं तो हम कई तरह से विचार करते हैं, अपना मंथन करते हैं। आप भी करते होंगे जब आप इसमें प्रयोग करेंगे इसका। अनुसूची निर्माण से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि इसमें अध्ययन विषय से संबंधित किन किन पक्षों को समायोजित किया जाए, मतलब किन किन टॉपिक से रिलेटेड हम अपनी क्वेश्चन रखें किया जाए। इस स्तर में शोधकर्ता अध्ययन की समस्या के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि अगर अध्ययन की समस्या की प्रकृति या पूर्ण ज्ञान नहीं हो, तब तक उनके संबंध में प्रश्नों का ज्ञान संभव नहीं हो सकता है। इससे शोधकर्ता को यह पता चलता है कि विषय में कौन कौन से पक्ष अधिक महत्वपूर्ण हैं और कौन कौन पक्ष पर कौन कौन से महत्वपूर्ण है और कौन कौन से पक्ष कम महत्वपूर्ण है। साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि अध्ययन की समस्या में कौन कौन से मुख्य पहलू हो सकते हैं, ताकि विभिन्न पहलुओं के संबंधों में जानकारी प्राप्त की जा सके। पहले से ऐसा कर लेने से अनुसूची में प्रश्नों का एक संतुलित अनुपात बनाए रखना असंभव हो जाता है। सेकंड है, अनुसूची निर्माण के दूसरे चरण में इसका आकार निर्धारित किया जाता है, अर्थात इस स्तर में शोधकर्ता यह निश्चित करता है, रिसर्च स्कॉलर, जब आप रिसर्च करेंगे तो आप यह निश्चित करेंगे कि अनुसूची के अंतर्गत कितने प्रश्न रखे जाएं, मतलब कितने प्रश्न रखे जाएं। अनुसूची का आकार समस्या की प्रकृति, अध्ययन क्षेत्र की प्रकृति, अध्ययन के लिए प्राप्त धनराशि एवं समय आदि बातों पर भी निर्भर करती है। इसमें समय लगता है, धनराशि लगती है, इन पर भी बातों पर निर्भर करती है अनुसूची। थर्ड है, अनुसूची के निर्माण की प्रक्रिया का तीसरा स्तर प्रश्नों के निर्माण से संबंधित होता है। इस स्तर पर इस बात की सावधानी रखनी पड़ती है कि जल्दबाजी में प्रश्नों का निर्माण न हो जाए, मतलब ऐसे प्रश्नों का निर्माण न हो जाए कि प्रश्नों की प्रकृति पर ही निर्भर न करता हो।
यह निर्भर करता है कि उत्तरदाता उन प्रश्नों के सही अर्थ को समझकर सही उत्तर दे सकेंगे या नहीं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों की भाषा जटिल, अस्पष्ट, संवेदन युक्त न हो। मतलब ज़्यादा पर भाषा टफ ना हो, ज़्यादा जटिल ना हो कि अध्ययनकर्ता समझ ही ना पाए, जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या उत्तर बताएगा, कुछ नहीं बता पाएगा। जिन प्रश्नों को उत्तरदाताओं को कोई क्षति पहुँचे या उत्तर देने में किसी प्रकार का संकोच हो, ऐसे प्रश्नों का निर्माण से बचा जाना चाहिए। ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए कि जब आप दूसरा व्यक्ति उसको आंसर देने में संकोच करे, झिझके। ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए अनुसूची में। सरल, स्पष्ट एवं ठीक ढंग से पूछे गए विक्रम प्रश्न मतलब विनम्र प्रश्न लागू होते हैं। एक अच्छे प्रश्न होते हैं कि आप अच्छे तरीके से बता सके, इससे हमें भी आसानी हो जाए डेटा कलेक्ट करने में। इससे सही उत्तर को स्वयं ही प्राप्तकर्ता कर लेता है। मतलब जब हम डेटा इकट्ठा करते हैं तो अच्छे प्रश्न आएंगे तो वो उसको भी अच्छा लगेगा हमें बताने के लिए, और आपको भी अच्छा लगेगा। समय की भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी। चौथा है, इस स्तर में प्रश्नों को एक क्रमबद्ध रूप में सजाया जाता है। इस समस्या से संबंधित संपूर्ण प्रश्न को एक ही जगह रखा जाता है। साथ ही यह भी ख्याल रखा जाता है कि प्रश्नों के किस तरह क्रमबद्ध रूप से रखे जाएं। प्रश्न मतलब किस तरीके से रखे जाएं ताकि उत्तरदाताओं को दिलचस्पी बनी रहे। मतलब एक अंदर से भावनाएं उत्पन्न होती रहें कि हाँ पूछिए हमसे। और पाँचवीं इसकी विशेष वो तरीका है, अनुसूची की सार्थकता की जांच करने से संबंधित है। सार्थकता की जांच करने से संबंधित है, अर्थात परिजनों को क्रमबद्ध रूप में रखने के बाद अनुसूची के दोषों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पूर्ण परीक्षण या पूर्व सर्वेक्षण कराया जाता है। कुछ लोगों पर अनुसूची को लागू करके यह जानने का प्रयास किया जाता है कि अनुसूची में अनावश्यक प्रश्न तो नहीं है। मतलब हम इसको कुछ लोगों को लागू भी किया जाता है, पूछा जाता है कि ऐसे प्रश्न तो नहीं है जो उत्तरदाता स्वयं न बता पाए। साथ ही पूर्व परीक्षण के दौरान यह भी जानकारी हो जाती है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न छूट तो नहीं गए हैं। मतलब ये सैंपल होता है, ये एक तरीका होता है एग्जाम्पल के तौर पर। जब रिसर्च वगैरह करता है तो ये एग्जाम्पल के तौर पर लेता है। अनुसूची के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अनुसूची प्रश्नों की एक ऐसी सूची होती है, लेकिन इससे सम्मिलित किए गए जाने वाले सभी प्रश्न एक समान नहीं होते। अनुसूची में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का समायोजन किया जाता है। फर्स्ट है विमुक्त प्रश्न। विमुक्त प्रश्न जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि सभी संबंधों से मुक्त होता है, अर्थात इसमें उत्तरदाता को किसी भी प्रकार से अपने मत को व्यक्त करने की स्वतंत्रता रहती है, छूट रहती है, आज़ादी रहती है अपने प्रश्नों को। इस प्रकार के प्रश्न के उदाहरण इस प्रकार हैं। भारत में अंतर्जातीय विवाह को अच्छा क्यों नहीं माना जाता। ए, जाति प्रथा की समाप्ति के लिए कारण है, जाति प्रथा की समाप्ति का कारण है। बी, भारत में एक आदर्श पत्नी को कैसा होना चाहिए। और थर्ड है सी, हरिजनों की स्थिति को उन्नत करने के लिए क्या सुझाव देंगे आप। और दूसरे में आ गया समायोजित प्रश्न। समायोजित प्रश्न उन प्रश्नों को कहा जाता है जिनके संभावित प्रश्नों को एक क्रमबद्ध रूप में प्रश्नों के सामने रख दिया जाता है, उत्तरदाता के सामने रख दिया जाता है। उत्तरदाता को इन्हीं में से एक उत्तर को चुनना होता है। इन प्रश्नों का सही उत्तर सांख्यिकी एवं वर्गीकरण द्वारा सारणीय आदि सरलता से दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, उदाहरण है, आपके कितने बच्चे हैं। 1 2 3 4, ये हो गया समायोजन में। और बी में, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। नर्सरी में, प्राइमरी में, स्कूल में या उच्च माध्यमिक में, स्कूल कॉलेज में। और तीसरा है, आपके बच्चे किस प्रकार के परिवार के सदस्य हैं। आपके बच्चे किस प्रकार के परिवार के सदस्य हैं, एकांकी परिवार के या संयुक्त परिवार के। आपके परिवार में कितने सदस्य शिक्षित हैं, 1 है, 2 है, 3 है या 4 हैं। तो ऐसे प्रश्न होने चाहिए। और थर्ड है दोहरे प्रश्न। दोहरे प्रश्न आ गया। दोहरे प्रश्नों को कहा जाता है जिनमें 2 ही उत्तर होते हैं। इन उत्तरों में से एक सकारात्मक होता है और दूसरा नकारात्मक, यानी हाँ या ना में जवाब दिया जाता है।
इसे बंद प्रश्नावली के नाम से भी जाना जाता है, बंद क्वेश्चन रहते हैं। जैसे उत्तर हाँ या ना, अच्छा या बुरा, ही अनुसूची में प्रश्न होते हैं दोहरी प्रश्नावली में। और चौथे प्रश्न में है बहुविकल्पीय प्रश्न। इस प्रश्नों को में कई संभावित उत्तर दिए जाते हैं। एक उत्तरदाता को इन्हीं उत्तरों में से किसी एक उत्तर को छांटकर देना पड़ता है, इसलिए इसे वैकल्पिक प्रश्नों को संभावित प्रश्नावली की सावधानीपूर्वक माना जाता है। यानी कि इसमें 4 प्रकार के ऑब्जेक्टिव रहते हैं। जब आप नेट को एग्ज़ाम देते हैं तो आपके वो विकल्प आते हैं बहुविकल्पीय, वो 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो ऐसे ही इसमें प्रयोग किया जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न में, वही है। और 5वें प्रकार है इसका निर्देशन प्रश्न। निर्देशक प्रश्न, जिन प्रश्नों को सूचना का कोई निश्चित उत्तर देने के लिए संकेत दिया जाता है। इस तरह के प्रश्न पक्षपात को बढ़ावा देता है पक्षपात को, इसलिए इस तरह के प्रश्नों का निर्माण से बचा जाना चाहिए कि शोधकर्ता स्वयं ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर की ओर संकेत करता है। स्वयं ही उत्तर होता है, जो रिसर्च स्कॉलर होता है वह संकेत करता है प्रश्न बताने के लिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये है क्या आजकल का संगीत आधुनिक विद्यार्थियों को पाश्चात्य संस्कृति की ओर नहीं ले जा रहा है। क्या आजकल का संगीत है, जो म्यूज़िक है, वह आधुनिक विद्यार्थियों, जो आज का मॉडर्न ज़माना है, कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर नहीं ले जा रहा है। बी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लड़कियां कॉलेज में ही फैशन करना सीखती हैं। ये भी है। और तीसरा है सी, क्या सरकार के द्वारा यह उचित ना होगा कि आजकल के भाव को तेज होने से रोकने के लिए बड़े बड़े गल्ला व्यापारियों पर कड़ी निगरानी रखें। ऐसे भी प्रश्न होने चाहिए। और छठवां है संदिग्ध प्रश्न। जब प्रश्न की भाषा इस प्रकार की होती है कि प्रश्नों के संबंध में उत्तरदाता के मन में संदेह उत्पन्न होता है, उसे संदेह प्रश्न कहते हैं। या प्रत्येक सूचनादाता उसका अर्थ अपने ढंग से लगा सकता है, तो उसे हम संदेहपूर्ण प्रश्न कहा जाता है, मतलब अनुमान के आधार पर। जैसे वर्तमान वास्तविकता आयु, आपकी वर्तमान वास्तविकता क्या आयु है। पिछले जन्मदिन पर व्यक्ति की आयु क्या थी। पिछले धर्म एवं वर्तमान समय के बीच में अनुमानित आयु क्या है। ऐसे प्रश्न होने चाहिए। अब अनुसूची के प्रकार कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। अनुसूची प्रश्नों की सूची होती है, ठीक है, जिसका प्रयोग सामाजिक समस्याओं के संबंध में प्राथमिक तत्व एकत्र करने के लिए किया जाता है। प्राथमिक डेटा होता है, उसको एकत्र करने के लिए किया जाता है। आधुनिक युग में अनुसूची की अवधारणा एक विवाद प्रश्न बनकर रह गई है। इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार हैं। इसी तरह अनुसूची के विभिन्न प्रकारों के संबंध में भी विभिन्न विद्वानों के विचार हैं। जिस तरीके से अनुसूची के में विभिन्न विद्वानों के विचार थे, उसी तरह से विभिन्न प्रकार के विद्वानों का विचार है। प्रकार में कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो परिभाषा है, पी.वी. यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में अनुसूची को 5 भागों में बांटा है। इनकी बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, इनकी ये बहुत नोट कर लेना चाहिए हम सभी को, आपको भी। ये बार बार पूछी जाती है, नेट में भी पूछी गई है। तो ये पी.वी. यंग की साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, ये बुक तो याद होनी चाहिए। अब इसकी 5 भाग देखते हैं। पहला है अवलोकन सूची, और दूसरा है मूल्यांकन अनुसूची, और तीसरा है प्रलेख अनुसूची, चौथा साक्षात्कार अनुसूची, और 5वां संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। इनके द्वारा हम डेटा क्रश कर सकते हैं। ये प्रकार हैं। इस तरह की अनुसूची के साथ एक पत्र भी संकलित किया जाता है, जिसमें उत्तरदाता से अनुरोध किया जाता है कि वह यथाशीघ्र अनुसूची भरकर लौट आने का कष्ट करेंगे। इस तरह की अनुसूची को बहुत से सामाजिक वैज्ञानिक प्रश्नावली में भी संज्ञा देते हैं एवं इसे अनुसूची का एक प्रकार मानने से इनकार करते हैं, मतलब कि एक प्रकार नहीं है। ऐसे वैज्ञानिकों में गुड्डे एवं हार्ट, पी.वी. यंग नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि अनुसूची क्या होती है, आप समझ गए होंगे। और अनुसूची में ऐसे ही प्रश्न होने चाहिए जो कि उत्तरदाता स्वयं उत्तर दे सके। व्यक्तिगत प्रश्न में जैसे नाम हो गया, उसका आयु हो गई, लिंग हो गई, ठीक है, और जाति है, धर्म है, गोत्र है, शैक्षिक आयु क्या है, आपकी योग्यता क्या है, ऐसे प्रश्न होने चाहिए।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी के हैं कई प्रकार के, जिससे हमें रिसर्च करने में, हमें शोध करने में आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।